न्यू टॉपिक, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, उससे पहले सारे के सारे दुनिया में एटम जो भी एग्जिस्ट करते हैं समहाउ दे आर स्टेबल, या तो स्टेबल हैं या तो स्टेबल फेज में आना चाहते हैं, बट या उनका जो न्यूक्लियस होता है वही उनको स्टेबल बनाता है। हर एक एलिमेंट्स को क्या बनाता है, स्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल बना सकता है। बट जो न्यूक्लियस में मेनली क्या प्रेजेंट रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहते हैं, यानी प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, और उसके साथ साथ न्यूट्रॉन्स, ये दोनों चीज प्रेजेंट रहती है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से ही न्यूक्लियस बना रहता है। तो इन्हें कलेक्टिवली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। NuCleons, न्यूक्लियॉन्स। तो मेनली न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने के लिए टोटल न्यूक्लियॉन्स जो एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेंगे, उन्हें बाइंड अप करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। समझ आए? या फिर आप इसी को इस तरह से भी बोल सकते हो, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक न्यूक्लियस में बाइंड अप करने के लिए ओवरऑल जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसे हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। एकदम से उल्टा में समझ आए, ये भी समझो। एकदम से अगर दो न्यूक्लियॉन्स को या फिर रिलेटिव दो पेयर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे से अलग करना है, इतना दूरी ले जा लेना है कि दैट वो कभी एक दूसरे के पास ना आ सके या फिर पेयरिंग फॉर्मेशन ना कर सके, वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी एनर्जी को हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। क्लियर? ऐसा समझना है वो ऐसा समझो, सारी की सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, चलो। तो अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल किया जाए, यानी आइंस्टीन इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाए, तो मेनली हमारा आइंस्टीन इक्वेशन क्या बोलता है, E इक्वल्स टू mc², यही बोलता है। बट यहां पर जो अपने को न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है वो कहां से मिलती है, इन्हें न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने जस्ट इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, जो कि मिलती है हमें मास डिफेक्ट से। किससे मिलती है, डेल ऑफ m से मिलती है, यानी मास डिफेक्ट से। देखने को DEFECT डिफेक्ट से अपने को न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो एग्जैक्टली उसी एक्सप्रेशन को अगर हम यहां यूज करते हैं तो दैट वी कैन राइट इट एज बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल ऑफ m एंड से स्क्वायर, यही लिख सकते हैं। तो डेल m की एक्सप्रेशन आपने पिछले वाले इस एक्सप्रेशन में क्या निकाला था, हमेशा ध्यान रखना जो भी दुनिया में इस पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स एनर्जी के फॉर्म में ये होते हैं। मैं एनर्जी का फॉर्म हूं, आप एनर्जी के फॉर्म हो, ये बोर्ड एनर्जी का फॉर्म है, ये मार्कर एनर्जी का फॉर्म है। सारे के सारी चीजें इस दुनिया में एनर्जी के ही बने होते हैं। ठीक है, चलो। तो डिफरेंट पैकेट्स ऑफ फॉर्म्स के एनर्जी रहते हैं। चलो, तो बाइंडिंग एनर्जी डेल एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल एम इज इक्वल्स टू, कल हम एक्सप्रेशन निकाले थे, क्या निकाले थे, डेल एम इज इक्वल्स टू, पहला एक्सप्रेशन यूज करेंगे हम, दैट जेड ऑफ एम एन, ठीक है ना, एम एन और एम पी ये सब मालूम है ना। चलो, तो एम पी जेड ऑफ एम पी प्लस ए माइनस जेड ऑफ एम एन, ठीक है, माइनस ऑफ एम एन, ये आया था अपना एक्सप्रेशन, एग्जैक्टली यही आया था डेल ऑफ एम के लिए। तो यही बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम यही एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो डेल ऑफ एम इज इक्वल्स टू जेड ऑफ एम पी प्लस ए माइनस जेड और इंटू एम एन, एग्जैक्टली सारे की चीजों को फॉर्मूला ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में ही लेके चलो तो ज्यादा गलत नहीं होगा, ठीक है ना। और इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका टोटल बाइंडिंग एनर्जी। बट अगर मान लेते हैं कोई हमारे पास, ये तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी का एक एक्सप्रेशन आ गया, बट ये एक्सप्रेशन अभी कंप्लीटली पूरा नहीं हुआ है। अगर मान लेता हूं, मैं कंसीडर करता हूं कोई मेरे पास एक एलिमेंट है x है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास कितना है, A है। इसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम इस बाइंडिंग एनर्जी को पुट करें तो क्या आएगा, तो सिंपली पुट करते हैं दैट अपना बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z ऑफ M, ये सारी की चीजें हट जाती हैं, ये आ जाएगा अपना Z ऑफ M, और फाइनली ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। हमने याद है हाइड्रोजन के केस में कर लिए थे, इसके लिए एक फॉर एक्स एलिमेंट के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं, और यहाँ पास प्लस ए माइनस जेड एम एन, एम एन की जगह एम एन ही रहता था, और यहाँ पास ये क्या हो जाता था, टोटल
माइनस ऑफ z ऑफ x, ये सॉरी x ऑफ z a और j इंटू m, और ये आ जाएगा आपका टोटल एक्सप्रेशन फॉर योर रिक्वायरमेंट। तो इतना ही आती है बाइंडिंग एनर्जी किसी भी एलिमेंट के लिए। अब हम इसको डिफरेंट एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, तो एक स्क्रीनशॉट हो जाए और जस्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अगर एक्स एलिमेंट है तो कोई एक्स एलिमेंट जैसे आयरन हो गया, ठीक है, यूरेनियम हो गया, कोई भी एलिमेंट ले लो, उसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट से हम निकाल सकते हैं। बस हमें इसी फॉर्मूले में पुट करना है। और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया जाता है हर एक जगह पे। चलो, तो ये आ जाएगा आपका टॉपिक। हमेशा ध्यान रखना जो हमने एज मास डिफेक्ट लेके चले थे। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पास, क्या? जो हमने मास डिफेक्ट लिया था, वो मास डिफेक्ट हमने किसके फॉर्म में लिया था? 1 एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में लिया था, मतलब AMU के फॉर्म में लिया था, एटॉमिक मास यूनिट, जिसके इसी के रिस्पेक्ट में हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को निकालते हैं या फिर एक्सप्रेशन शो करते हैं। तो AMU में तो डायरेक्टली हम इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको 931 से इंटू करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी अगर बाइंडिंग एनर्जी किसी भी एलिमेंट की निकालनी होगी तो कलेक्टिवली हम उसे 931 किसका इस्तेमाल करते हैं? बाइंडिंग एनर्जी को हम निकालने के लिए, BE को निकालने के लिए 931 MeV का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हर एक्सप्रेशन में आप यूज कर सकते हो, क्योंकि हमने इसे AMU के फॉर्म में ही डेल मास को निकाला था, मास डिफेक्ट को। चलो, तो ये थोड़ी बहुत एनर्जी जो लॉस होती है, एक मास जब रेस्ट में रहता है तो वो किस फॉर्म में? न्यूक्लियर फॉर्म में, यानी न्यूक्लियर मास डिफेक्ट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। किसके लिए? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कॉज करने के लिए, न्यूक्लियॉन्स को एक न्यूक्लियस में बाइंड अप रखने के लिए। क्योंकि हमेशा ध्यान रखो, देखो न्यूक्लियॉन्स अगर एक रहेंगे तो उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, नेगेटिव वाले जिसका न्यूट्रल चार्ज है उनको हटा दो, न्यूट्रॉन को हटा दो। उसके अलावा जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इफेक्ट डालेंगे, कूलम्स फोर्स उसमें अप्लाई हो गई, अब वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। तो इसके कारण क्या, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी ये सारे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। तो वही न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और जो कि मास डिफेक्ट कॉज करता है। और इसी के बेसिस पे लॉ ऑफ रिलेटिविटी भी प्रूव हो गया हमारा। चलो, तो इसके फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और जहां हम मिलेंगे इसी के बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस वीडियो के लिए देखने के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए।